गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम टॉपिक लेंगे जो बच गए हैं रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में। जो टॉपिक बच गए वो निकाल रहा हूं जो है पहले निकाल रहा हूं मैं लैरिंग्स का टॉपिक। लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इस लैरिंग्स के बारे में बातें करेंगे। जो लैरिंग्स के अंदर आवाज पैदा करने के लिए चार रस्सियां होती है जिनको कॉर्ड बोलते हैं। 4 vocal cords are present। लैरिंग्स में 4 वोकल कॉर्ड होती है जो आवाज प्रोड्यूस करती है। जो ये 4 वोकल कॉर्ड है और इसमें जो ऊपर वाली 2 वोकल कॉर्ड वो फाल्स कहलाती है। जो फाल्स वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड ऊपर है उसको बोलते फाल्स। एक नीचे होती है उनको ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ऊपर वाली को फाल्स बोलते हैं। और जो वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है ये स्पेस को बोलता है रीमा ग्लोटिडिस। स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड के बीच में स्पेस होगा उसको बोलेंगे रीमा ग्लोटिडिस। और ये जो वोकल कॉर्ड होती है इन्हीं से आवाज आती है। जब आवाज आती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लग जाती है जिनसे साउंड आती है। जो मेल में वोकल कॉर्ड जो होती है, मेल में वोकल कॉर्ड्स आर थिक एंड लॉन्ग। थिक होती है, लंबी होती है, थिकर एंड लॉन्गर देन फीमेल। मेल की वोकल कॉर्ड लंबी भी होती है और मोटी भी होती है। फीमेल की वोकल कॉर्ड की बजाय जो है कौन से टिश्यू से बनती है वोकल कॉर्ड? येलो इलास्टिक टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू और उसके बाहर होता है नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस। बताया था ना मैंने पहले वोकल कॉर्ड का टिश्यू जो है अंदर तो येलो इलास्टिक टिश्यू होता है, उसके बाहर येलो इलास्टिक टिश्यू के बाहर ये टिश्यू होता है बगैर केराटिन का, इसलिए नॉन कैराटिनाइज्ड है। स्ट्रैटिफाइड इसलिए बोलते हैं कि मल्टीलेयर्ड है और सबसे बाहर वाली सेल्फ फ्लैट है इसलिए स्क्यूमस है। स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस मतलब मल्टीलेयर्ड है और सेल्फ फ्लैट है, केराटिन नहीं होती इस टिश्यू के अंदर। जो तो ये येलो इलास्टिक टिश्यू जो होता है उसके 4 लेयर होती है। तो ऐसी होती है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड में कार्टिलेज होते हैं 9। वो कार्टिलेज मैंने कार्टिलेज के टॉपिक में करवाए थे। जो अब दोबारा लेंगे जो कौन कौन से कार्टिलेज लैरिंग्स में होते हैं। जो कौन कौन से कार्टिलेज लैरिंग्स के अंदर कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं? कार्टिलेज इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। जो थायराइड कार्टिलेज, दूसरा है क्रिकॉइड कार्टिलेज, तीसरा है थायराइड क्रिकॉइड एरिथ्रोइड कार्टिलेज, चौथा है सेंटोर्नी कार्टिलेज जिसको कॉर्निकुलेट भी बोलते हैं। जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और इसके अलावा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इसके अलावा एपिग्लोटिस का कार्टिलेज। ये सारे कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स के बाहर थायराइड भी, क्रिकॉइड भी, एरिथ्रोइड भी, सेंटोर्नी, क्यूनिफॉर्म, एपिग्लोटिस। इसमें से 3 जो पेयर में मिलते हैं, पेयर में ये भी मिलता है, पेयर में ये भी मिलता है, पेयर में ये भी मिलता है। तो कितने हो गए? 6 तो यही हो गए। 3 कार्टिलेज जो पेयर में मिलते हैं 6 हो गए, और 3 कार्टिलेज अकेले मिलते हैं
वो अनपेयर्ड है, तो अकेले हैं। तो 9 कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स के अंदर, 3 कार्टिलेज पेयर में, 3 अनपेयर्ड है जो। इनमें सबसे बड़ा कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज है जो। ये याद रखना कि लैरिंग्स जो होता है, ये लैरिंग्स है, ये मेल फीमेल का प्यूबर्टी से पहले एक जैसा होता है जो। बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन करने लग जाएगा इसको प्यूबर्टी बोलते हैं जो। बिफोर प्यूबर्टी आल कार्टिलेज, बिफोर प्यूबर्टी लैरिंग्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर सिमिलर। मेल और फीमेल का लैरिंग्स एक जैसा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन नहीं करते तब तक जो, 12-13 साल तक जो। उसके बाद में मेल में लैरिंग्स ज्यादा डेवलप हो जाता है फीमेल की बजाय। फीमेल की आवाज को पता है क्या बोलते हैं? फीमेल की साउंड हाई पिच, मेल साउंड लो पिच। हाई पिच का मतलब पतली आवाज होती है फीमेल की जो। हाई पिच क्या होती है? हम मेल की हमारी कितनी मोटी आवाज है, ये लो पिच है जो। तो ये साउंड की पिच में डिफरेंस प्यूबर्टी के बाद आता है जो। शुरू में मेल फीमेल बच्चे की आवाज मेल फीमेल में एक जैसी होती है जो। बाद में मेल की आवाज मोटी रह जाती है, फीमेल की पतली हो जाती है। थायराइड भी बाद में डेवलप होता है मेल का जो, प्यूबर्टी के बाद में। तभी तो बाहर आ गए सारा। फीमेल में ऐसे निकला हुआ होता है क्या? नहीं होता। तो थायराइड कार्टिलेज जो होता है सबसे बड़ा कार्टिलेज है। इस उभार को क्या बोलते हैं? ये जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं एडम एप्पल या लैरिंजियल प्रोमिनेंस। एडम एप्पल या लैरिंजियल प्रोमिनेंस बोलते हैं इसको। ये एडम एप्पल किसका बना हुआ है? थायराइड कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये थायराइड कार्टिलेज सी शेप का है और हेलाइन है। कार्टिलेज कई टाइप के थे बेटा, मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा जो। हेलाइन कार्टिलेज जो धुंधला होता था दिखने में जो, और येलो इलास्टिक कार्टिलेज उसमें येलो फाइबर ज्यादा होते हैं। 2 कार्टिलेज होते हैं जो 9 कार्टिलेज है वो 2 टाइप के, या तो हेलाइन है या येलो इलास्टिक है जो। ये सारे कार्टिलेज में या तो है येलो इलास्टिक या है हेलाइन। तो हेलाइन कौन से, येलो इलास्टिक कौन से, वो बता रहा हूं जो। थायराइड हेलाइन है, एच लिख देता हूं। ये एच है, ये भी एच है, और ये भी एच है। 3 कार्टिलेज है जो एच है, थायराइड, क्रिकॉइड, अल्टरॉइड। और जो येलो इलास्टिक को वाई से दिखा रहा हूं, ये वाई है, हो गया। और वाई में मिटा दिए मैंने जो, वाई में जो है यूनिफॉर्म भी है, ये भी वाई है। और एपिग्लोटिस का भी, एपिग्लोटिस ये भी वाई है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज कौन कौन से आए हैं? येलो इलास्टिक कार्टिलेज में एपिग्लोटिस जो है उसमें भी येलो इलास्टिक कार्टिलेज है। क्यूनिफॉर्म ये भी येलो इलास्टिक है, और सेंटोर्नी भी येलो इलास्टिक है। हेलाइन में थायराइड, क्रिकॉइड, एल्टरॉइड, ये हेलाइन कार्टिलेज है। येलो फाइबर ज्यादा होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। हेलाइन में फाइबर नहीं होते हैं। अच्छा, ये कार्टिलेज हो गए। इनकी शेप कैसी होती है सारे कार्टिलेज की जो है? शेप देखते हैं इनकी जो है। थायराइड कार्टिलेज जो सबसे बड़ा कार्टिलेज है, सी शेप का है, सी शेप का। अगर ये लैरिंग्स है तो इसके बाहर ये सी शेप का कार्टिलेज है। ये ऐसे, ये लैरिंग्स है तो इसके बाहर ये सी शेप का, आगे से कवर कर रहा है, साइड से कवर कर रहा है, पीछे से खाली है।
पीछे से कवर नहीं है जो, तो ये सी शेप का है। क्रिकॉइड रिंग शेप का होता है। अगर ये थायराइड है तो क्रिकॉइड की ऐसे रिंग होती है नीचे जो, और पीछे की तरफ ये सारे बाकी के कार्टिलेज पीछे की तरफ है जो, सेंटोर्नी या क्यूनिफॉर्म, ये सब पीछे की तरफ कार्टिलेज है जो, जबकि ग्लोटिस के ऊपर होता है एपिग्लोटिस। ये कार्टिलेज होते हैं हमारे यहां पे नीचे बोन होती है जीभ के नीचे। थायराइड कार्टिलेज और जीभ के नीचे बोन दोनों को जोड़ता है कुछ, एक मेम्ब्रेन जोड़ती है। मेम्ब्रेन व्हिच कनेक्ट, जो मेम्ब्रेन जोड़ेगी थायराइड कार्टिलेज एंड जो मेम्ब्रेन जोड़ेगी थायराइड कार्टिलेज को किसके साथ, एपिग्लोटिस के साथ। एपिग्लोटिस ना थायराइड कार्टिलेज को और हायोइड बोन को, जिसको टंग बोन बोलते हैं। जीभ के नीचे बोन होती है, उसको टंग बोन बोलते हैं। टंग बोन जीभ के नीचे होती है, इसी को हायोइड बोन बोलते हैं। टंग बोन को जीभ के नीचे होती है, हायोइड बोन भी बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन है जो थायराइड कार्टिलेज हायोइड बोन को जोड़ती है। मेम्ब्रेन का नाम क्या है, थायरो हायोइड मेम्ब्रेन। थायरो मतलब थायराइड कार्टिलेज हायोइड बोन के साथ, थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से एक मेम्ब्रेन जोड़ती है, जिसको बोलते हैं थायरो हायोइड मेम्ब्रेन्स। कार्टिलेज आपस में भी जुड़े हुए हैं जो, कार्टिलेज आपस में एक फाइबर से जुड़े होते हैं, जिनको लैरेंजियल लिगामेंट बोलते हैं। लैरेंजियल लिगामेंट, लैरेंजियल लिगामेंट डिफरेंट थायराइड कार्टिलेज को कनेक्ट करेगा जो, लैरेंजियल लिगामेंट डिफरेंट थायराइड कार्टिलेज को कनेक्ट करेगा जो। हो गया, तो ये लैरिंग्स का टॉपिक था जो है। अब हम लैरिंग्स के टॉपिक के बाद आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर जो। सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज के टूटने को नहीं, फूड के टूटने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड अगर टूटेगा तो इसको रेस्पिरेशन बोलेंगे जो, फूड ब्रेक डाउन रेस्पिरेशन। फूड टूटेगा तो इसको रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन में जो फूड टूटा, उस फूड को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल। रेस्पिरेटरी फ्यूल, फूड यूज इन रेस्पिरेशन। जो फूड रेस्पिरेशन में टूटेगा उसको रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं। तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन रेस्पिरेशन में टूटते हैं। प्रोटीन के टूटने को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में प्रोटीन टूटती है। ये फैट टूटे तो बोलता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट टूटता तो बोलता है रेस्पिरेशन को फ्लोटिंग। प्रोटीन टूटती है बोलते प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक हार्मफुल होता है, बहुत कभी कभी होता है प्रोटोप्लाज्मिक। जबकि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो होता है ये कॉमनली होता है। जो कौन सा इनमें से तीनों में से मोस्ट कॉमनली कौन टूटता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमनली टूटता है। जो फैट कैसे टूटती है, फैट से बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड से बनते हैं एसिटाइल कोए। अगर फैट के टूटने की बात करें रेस्पिरेशन में तो पहले फैट टूट जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में,
ग्लिसरॉल डायरेक्ट रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा जो। फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बनेगा और ये भी डायरेक्ट यूज हो जाएगा रेस्पिरेशन में जो। प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड रेस्पिरेशन में यूज हो जाएंगे जो। प्रोटीन अमीनो एसिड में अमीनो एसिड भी रेस्पिरेशन में यूज हो जाएंगे जो। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके कितने स्टेप होते हैं, ये चैप्टर अलग है, पता नहीं इस बुक में क्यों डाल दिया जो ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर ही अलग पढ़ना है तुम्हारे को जो। लेकिन शुरू करते हैं जो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये स्टेप होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन के। पहला ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होती है। और ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज से 10 स्टेप के बाद पायरुविक एसिड बनेगा, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटाइल कोए, पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटाइल कोए। हाइड्रोजन निकलने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, CO2 निकलने को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो इस टाइप में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनेगा तो हाइड्रोजन भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, फिर ये बनेगा। इससे चलती है क्रेब्स साइकिल। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में चलता है जो। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में चलता है, और बाकी के स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और लास्ट में एटीपी बनते हैं इस पाथवे के थ्रू। एटीपी सिंथेसिस आकर एटीपी बनेंगे बाद में लास्ट में जो। तो इस टॉपिक को क्वेश्चन हो तुम्हारे तो मेरे से पूछ लेना, जो ग्रुप पे डाल देना क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक अलग चैप्टर का है जो। सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। एक चैप्टर है ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर, क्रेब्स साइकिल पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर, पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इनके ऊपर जो। तो ये बाद की बात है बेटा जो है ना। तो ये टॉपिक तो अब हम रोक लेते हैं, ये इतना ही कर लो जो। ज्यादा डिटेल अलग से चैप्टर पढ़ना तो यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जो। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है कुछ डिजीज है जो बची हुई है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज मैंने स्टार्ट कर दी थी, कुछ बची हुई है जो। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस के अलावा आती है, एक तो ब्रोंकाइटिस है, एक निमोनिया है, एक पल्मोनरी टीबी है, इसके अलावा राइनिटिस, फेरेंजाइटिस, लारिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस डिजीज में ब्रोंकाई की सेल का क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लाजिया। ब्रोंकाइटिस बीमारी में हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लाजिया भी होता है। हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है मोर सेल डिवीजन, मोर सेल नंबर या मोर सेल डिवीजन। हाइपरट्रोफी का मतलब है इंक्रीज सेल साइज।
सेल का साइज बढ़ जाए तो बोलते हैं हाइपरट्रोफी हो गई है। सेल का नंबर बढ़ जाए, सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे हाइपरप्लाजिया हो गया। ब्रोंकाई की सेल का जब हाइपरट्रोफी हाइपरप्लाजिया हो जाए तो बोलेंगे ब्रोंकाइटिस बीमारी होगी। जो वो सेल चाहे सेल जो है वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग हो सकती है, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग और अदर सेल, चाहे तो सेल म्यूकस बनाएगी या कोई दूसरी सेल होगी, उनका साइज भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा, तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। जो ब्रोंकाई की बीमारी ब्रोंकाइटिस बीमारी को इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई की बीमारी जो होती है उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसमें सेल का नंबर भी बढ़ जाता है, सेल का साइज भी बढ़ जाता है, चाहे वो म्यूकस बनाने वाली सेल है या नॉर्मल सेल है। ज्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए हमारे को ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स यूज करते हैं। जो ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स सांस की बीमारियों में रास्ता नैरो हो जाता है जिधर के हवा जाती है, जो इसलिए ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स यूज करते हैं। जो ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स यूज करते हैं जो ब्रोंकाई को चौड़ा कर देती है। जो ठीक है, तो इसके अलावा निमोनिया बीमारी में बैक्टीरिया से हो सकते हैं। निमोनिया है, निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा से हो सकता है, और बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोन से हो सकता है। निमोनिया बीमारी बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से, फंगस से, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स, इन सब से हो सकती है। माइकोप्लाज्मा सुना होगा ना, पीपीएलओ बोलते हैं, उसका नाम ही है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया करती थी, जो है पशुओं में निमोनिया करती थी, इसलिए उसका नाम माइकोप्लाज्मा, दूसरा नाम पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ को ही माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, तो इससे तो निमोनिया होती है। अब बैक्टीरिया से तुमने पढ़ी है, कौन से बैक्टीरिया निमोनिया करते हैं? डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया बीमारी डिप्लोकोकस निमोनी से भी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होती है। जब दो गोल्ड बैक्टीरिया जुड़ जाए तो बोलेंगे डिप्लोकोकस, कई गोल्ड बैक्टीरिया चेन में जुड़ जाए तो बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया के अंदर लंग एल्वियोली में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। मोर म्यूकस इन लंग एल्वियोली। लंग एल्वियोली जो होती है, एल्वियोली जहां गैस एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है लंग एल्वियोली। लंग एल्वियोली में म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा जो, और वहां गैस का एक्सचेंज रुक जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी जो। और निमोनिया में क्या क्या चीजें हैं जो नीले रंग की हो जाती है? ब्लू कलर्ड लिप्स, नोज, नेल। होठ जो है, लिप्स, नेल, नाखून, ये सब कुछ ब्लू कलर के हो जाते हैं निमोनिया के अंदर जो। तो ये निमोनिया था। अब आते हैं पल्मोनरी टीबी। टीबी कई टाइप की होती है, जिसमें लंग्स अफेक्ट हो उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। बैक्टीरिया से होती थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी का मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है। जो ये रे फंजाई है, माइको मतलब फंगस, फंगस वाला बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया रेज फंगस जैसे बैक्टीरिया को हम एक्टिनोमाइस्टिस बोलते हैं। जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया लेकिन फंगस जैसे दिखते हैं, उनको एक्टिनोमाइस्टिस या रे फंजाई बोलते हैं। तो इसलिए जो रे फंजाई वाले बैक्टीरिया होता है उनके आगे नाम के आगे माइको लगाते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से लंग्स की टीबी होती है जो, और लंग्स में फाइब्रस टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं। मोर फाइब्रस टिश्यू इन लंग, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आती है। फाइब्रस टिश्यू आ गया लंग्स के बाद तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा जो।
इसमें खांसी आती है, चेस्ट पेन होती है, चेस्ट पेन, नाइट स्वेटिंग, कफ या खांसी आती है टीबी के अंदर। पहले पेशेंट होते थे खांसी के जो, अब तो कहाँ मिलते हैं, जो टीबी के पेशेंट पहले मिलते थे, अब तो ठीक ही होगी लगभग सभी की। जो खांसी आती है टीबी में, चेस्ट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है टीबी में। जो रात को पसीने आते हैं, एड्स में भी रात को पसीने आते हैं, और लंग्स वाले टीबी में भी रात को पसीने आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और राइनिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज की बीमारी को, नोज की इन्फ्लेमेशन को राइनिटिस होता है। राइनो का मतलब नोज होता है, राइनोलॉजी नोज की स्टडी होती है। फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की बीमारी को फेरेंजाइटिस बोलते हैं, और लैरिंग्स की बीमारी को लैरिंजाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की बीमारी, जैसे आवाज आती है उसकी बीमारी को लैरिंजाइटिस बोलते हैं। फेरिंग्स की प्रॉब्लम हो तो फेरेंजाइटिस, नोज की प्रॉब्लम हो तो राइनिटिस। ये टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। जो इसके अलावा अगर हम बात करें, एक वर्ड आता है स्नोरिंग, स्नोरिंग आती है, और हिकअप्स, यानी इनका मतलब अभी बताता हूं मैं। जो तुम्हारे को पता है, हमारे अंदर एम्ब्रियो के बाद दो मेम्ब्रेन होती है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। जो दो मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। जो कौन सी दो मेम्ब्रेन है, कौन सी दो मेम्ब्रेन है जो रेस्पिरेशन में काम आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? yolk sac and allantois, yolk sac, allantois, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में yolk sac और allantois से दो मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियो के बाहर। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से काम करती है। लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है, इसको सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। जो सर्फेक्टेंट, लेसिथिन जो होता है फोस्फोलिपिड है, इसको सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। ये लंग एल्वियोली के अंदर की तरफ होता है। जो लेसिथिन जो सर्फेक्टेंट है, लंग एल्वियोली के अंदर की तरफ ऐसे कवर करता है। जो और लंग एल्वियोली को बंद नहीं होने देता। क्या करता है? प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग एल्वियोली। लंग एल्वियोली को ऐसे बंद नहीं होने देता लेसिथिन। जो अगर जिस बच्चे में ये कम है, लंग एल्वियोली खत्म हो जाए, मर जाएगा। जो चिल्ड्रन है उनकी डेथ हो जाएगी। जो अगर लेसिथिन नहीं है तो चिल्ड्रन बच्चों की डेथ हो जाएगी। जो चलो ये लेसिथिन के ऊपर था। कुछ टर्म है, शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यार्निंग स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू लेस ऑक्सीजन टेंशन, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यार्निंग बोलते हैं। जो क्या होती है हिंदी में बोलते हैं उबासी आना। यार्निंग में क्या होता है, ऐसे मुंह खोल के लेते हो तुम। जो पहले धीरे धीरे सांस लोगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ोगे। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बहुत धीरे हो जाता है।
और इसको यानिंग बोलते हैं, ऑक्सीजन कमी से होती है। हिकअप्स को हिंदी में हिचकिया बोलती है, कि डायफ्राम की वजह से आती है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम जब बार बार रुक रुक के कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हिकअप्स से हिचकिया आती है। जो स्नोरिंग को हिंदी में बोलते हैं खर्राटे आना, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ओवला। हमारे नाक के अंदर के छेद के ऊपर ऊवला मेम्ब्रेन होती है। जो ऊवला एक मेम्ब्रेन होती है जो नाक के अंदर वाले छेद पे है, और नाक के अंदर वाले छेद पे ऊवला होती है। ऊवला मुंह करेगा तो स्नोरिंग या खराटे की आवाज आएगी ऊवला की वजह से। चलो ये तो नोट करो, फिर अभी बताता हूं क्या बच गया। जो इसके अलावा बचता है एस्पिरेशन, किसको बोलते हैं? मीडियास्टेनम, हाइपरकैप्निया और हाइपोकैप्निया। ये है स्लग। एक मोलस्क टर्टल में क्या होता है, स्लग में क्या होता है? ब्रीथिंग को ही एस्पिरेशन बोलते हैं। हवा अंदर लेने और बाहर छोड़ने को एस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग का दूसरा नाम है एस्पिरेशन। ब्रीथिंग को बोलते हैं एस्पिरेशन। शरीर में मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो हाइपरकैप्निया, घट जाए तो हाइपोकैप्निया। हाइपरकैप्निया किससे होती है? ड्यू टू मोर CO2। हाइपोकैप्निया ड्यू टू लेस CO2। हमारे ब्लड में CO2 कम हो जाए तो बोलेंगे हाइपोकैप्निया है, CO2 बढ़ जाए तो हाइपरकैप्निया। कैप्निया वर्ड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। टार्टल में क्लोकल रेस्पिरेशन होता है। जो टर्टल जो सी के कछुए हैं इनमें क्लोका सांस लेने में हेल्प करता है। जो स्लग एक मोलस्क है, एयर ब्रेथर है। ये जो है स्लग ऐसा एनिमल है जो हवा से सांस लेता है। मोलस्क है, पानी से सांस लेना चाहिए, मोलस्क तो पानी के है, लेकिन ये हवा से सांस लेता है। इसके अलावा एयर ब्रीथर स्लग हो गया। ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। दो लंग है, दो लंग है, उसमें उनके बाद प्लूरल मेम्ब्रेन है। इधर इस लंग की प्लूरल मेम्ब्रेन है, इस लंग की ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। बीच में जो स्पेस होता है इसको मीडियास्टेनम बोलते हैं। ये मीडियास्टेनम है। दो लंग एल्वियोली, इस लंग की लंग एल्वियोली, इस लंग्स की लंग एल्वियोली। एल्वियोली मतलब मेम्ब्रेन। दोनों लंग्स की एल्वियोली जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको मीडियास्टेनम बोलते हैं। दो लंग एल्वियोली के बीच में एक स्पेस होता है मीडियास्टेनम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है मीडियास्टेनम के अंदर? हार्ट, थाइमस, ईसोफेगस। हार्ट, थाइमस, ईसोफेगस और थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फ। एक डक्ट होता है थोरेसिक डक्ट, लिम्फेटिक सिस्टम में करवाया था ना जो। तो थोरेसिक डक्ट जो होता है वो इसी में होता है, हार्ट के बीच में। जो यहां पे ये जो है कार्डियक नोच होती थी, करवाई मैंने। जो गड्ढा होता है लंग्स में जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट भी इस मीडियास्टेनम में है, थाइमस भी इसी में है, ईसोफेगस भी आता है। ये सारी चीजें आती है मीडियास्टेनम के अंदर। जो इसके अलावा अगर हम बात करें हे फीवर, हे फीवर क्या होता है? जो
हे फीवर, HAY है ये। और एक होता है हर्निंग ब्रूनर रिफ्लेक्स। हे फीवर क्या होता है, ये एलर्जी होती है जो, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होते हैं। हे फीवर में एलर्जी है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा इसमें। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का ऊपर वाला हिस्सा अफेक्ट होगा हे फीवर के अंदर। जो एलर्जी है ये, जो हे कोई घास होती है उसकी वजह से होती होगी। फीवर भी हो जाता है इस बीमारी में, जो हे फीवर में फीवर भी हो जाता है। जो एलर्जी होती है और फीवर भी हो जाता है, नाक लाल हो जाते हैं, आंख लाल हो जाती है इस हे फीवर के अंदर। ठीक है, ये हर्निंग ब्रूनर रिफ्लेक्स क्या होता है, जो हर्निंग ब्रूनर रिफ्लेक्स क्या होता है, तो हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के ऊपर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल ट्यूब होती हैं, इनके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जब हम हवा, जिसमें सांस अंदर हो, सांस जब हम अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल फूलती है। फूलने से स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और ये मैसेज ब्रेन के पास चला जाता है। ब्रेन से रेस्पॉन्स आएगा कि और ऊपर डायलेट होने को और हवा अंदर लाने को रोक देगा ये, और एक्सपिरेशन करवा देगा। इंस्पिरेशन रुक जाएगा, इंस्पिरेशन इनहिबिट हो सकता है। हर्निंग और ब्रूनर साइंटिस्ट हो तो इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, हर्निंग ब्रूनर रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, जब हवा लंग्स में ज्यादा चली जाती है तो लंग्स फट सकता है। इसको फटने को रोकने के लिए रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, मैसेज ब्रेन पे जाता है और ब्रेन फिर हवा को बाहर कर देती है ताकि फट ना जाए। तो जो इनवॉलंटरी चीज होती है उनको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्स है इनवॉलंटरी, हमारी विल से कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप होता है, जो हर्निंग ब्रूनर ने बताया। तो ये थे इसके ऊपर। अब आते हैं नार्कोसिस किसको बोलते हैं, और एम्फीबोलिक क्या होता है। एम्फीबोलिक क्या होता है और नार्कोसिस क्या होती है। कोई ड्रग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दबा दे, इनहिबिट कर दे, तो उसको नार्कोसिस बोलते हैं। डिप्रेशन ड्रग्स को नार्कोसिस बोलते हैं, इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। वैसे तो हर एक्टिविटी कम हो जाती है नार्कोसिस में। जो नार्कोटिक ड्रग्स नहीं होती, जो सीधे डिप्रेशन ड्रग्स होती है, जो भी ड्रग्स हमारे सिस्टम को डिप्रेस करके दबाएगी उसको नार्कोसिस बोलते हैं। एम्फीबोलिक का मतलब होता है एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं। जुड़ने वाली रिएक्शन को एनाबोलिज्म बोलते हैं, टूटने वाली को कैटाबोलिज्म बोलते हैं, दोनों को मेटाबोलिज्म बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन का एम्फीबोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन फूड भी टूटता है, तो कैटाबोलिक भी हो गया। फूड टूटेगा तो कैटाबोलिक हो गया। और कुछ कंपाउंड जो रेस्पिरेशन के होते हैं उनसे बड़े मॉलिक्यूल बन भी जाते हैं, एनाबोलिज्म भी हो जाती है, तो इसलिए एम्फीबोलिक बोलते हैं। हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको एम्फीबोलिक इसलिए बोलते हैं, हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको एम्फीबोलिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें कैटाबोलिज्म भी होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है तो इसको कैटाबोलिज्म बोलेंगे। और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट है उनसे बड़े मॉलिक्यूल बनते भी है, तो ये एनाबोलिक भी है, जुड़ने वाली रिएक्शन भी है, तो इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक। जो है अब हम आते हैं, बेटा इस वीडियो को तो अब रोकना पड़ेगा, जो है इस वीडियो में इतना ही लेंगे जो है।
तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए हमारा जो इस टेस्ट में जो है। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी दिन तो थोड़े बच गए जो, आज और कल का ही दिन है तुम्हारे पास, तो देखते हैं कितना काम जल्दी से जल्दी होता है जो। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ और चीज़ें अगले वीडियो में लेंगे जो।